हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संघीय व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय संघीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और जो कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। अतः आज का जो टॉपिक है वो संघीय व्यवस्था के सबसे संबंधित है, जिसमें हम भारत की संपूर्ण संघीय व्यवस्था की बात करेंगे। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ की सरकार संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, जहाँ कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और साथ में एक खास बात यह है कि राज्यों के पास भी अपना एक विधानमंडल होता है जो एक प्रकार से यहाँ की संसद होती है। और हर एक राज्य की अपनी एक सरकार होती है और वो भी केंद्र से स्वतंत्र होती है। जो ये विशेषताएं हैं वो एक संघीय व्यवस्था में ही आती हैं। ठीक है, तो हम इसी से संबंधित पढ़ते हैं शासन व्यवस्थाएं। जैसे कि एक अवधारणा आती है कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? तो संघवाद के बारे में अगर बात करें तो संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसी मिश्रित शासन व्यवस्था है जहां एक केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकारें होती हैं और दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया जाता है कि दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकें और उन्हें लागू कराने में सक्षम हो सके। इसी को संघवाद या संघ कहा जाता है। एक दूसरी अवधारणा आती है परिसंघ। परिसंघ अवधारणा क्या है? परिसंघ जो है वो संघ से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक पूर्णतया स्वतंत्र राज्य, जैसे कोई देश, स्वतंत्र राज्य या संस्थाएं ऐसा समझौता कर ले कि बाकी विश्व के साथ वह एक ही राष्ट्र की तरह संबंध रखें, जैसे कि यूरोपीय यूनियन। जो यूरोपीय यूनियन जो है वह एक परिसंघ का उदाहरण है। अगर हम संघ की बात करते हैं, संघ का अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता, जो किसी भी संघ का अर्थ होता है संधि या समझौता। और कहने का अर्थ है कि जब हम संघीय व्यवस्था कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच या दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच या दो या दो से किसी क्षेत्रीय इकाइयों के बीच हुए संधि या समझौते के तहत जो राजनीतिक व्यवस्था बनती है उसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका को विश्व का सबसे पुराना संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। अमेरिका जो है सबसे पुराना संघीय व्यवस्था वाला देश है। अब कोई देश संघीय व्यवस्था वाला देश कैसे बनता है? जब कोई इसके संघीय व्यवस्था से बनने वाला देश जो है वो केवल दो तरीकों से बनता है। पहला तरीका ये है कि जब स्वतंत्र राज्य एक बड़े संघ का निर्माण करें। बड़े संघ का निर्माण करें या जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसए। जब कई छोटे छोटे राज्य एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं जैसे यूएसए, और दूसरा तरीका ये है जब बड़ा राज्य स्वयं में संघ बना ले। और इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं कनाडा और भारत। इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा हो तो साफ साफ उसमें लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट्स इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम विरोधाभास की बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ा विरोधाभास है संघ वर्ड जो है वो सबसे बड़ा विरोधाभास वर्ड आता है, क्योंकि हिंदी में तो संघ लिखा है लेकिन इंग्लिश में एक के लिए फेडरेशन और यूनियन का प्रयोग किया गया, जबकि भारतीय संघ के लिए केवल यूनियन का
प्रयोग किया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो ऐसा क्यों है कि भारतीय संघ के लिए यूनियन का प्रयोग किया गया है और अमेरिकी संघ के लिए फेडरेशन का प्रयोग किया गया है? तो ऐसा इसलिए है कि जब अमेरिका जो था, जब यूएसए ब्रिटेन से अलग हुआ था, तो वहाँ के कुल 13 राज्यों ने एक समझौता किया था कि अलग अलग रहने से अच्छा है कि एक अलग केंद्र बनाया, मिलकर एक केंद्र बनाया जाए और उसको कुछ शक्तियां दे दें। और ऐसा ही हुआ। उन 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ या देश बनाया जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। धीरे धीरे राज्य बनते गए और उसमें जुड़ते गए और वर्तमान में आज 51 राज्य हैं। चूँकि वहाँ पर राज्यों या फिर कह लें कि छोटे छोटे स्वतंत्र क्षेत्रों ने मिलकर संघ बनाया, इसलिए वहाँ राज्यों को ज़्यादा आज़ादी दी गई है। वहाँ पहले लोग उस राज्य के नागरिक होते हैं, फिर अमेरिका के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी राज्य जब भी चाहे वो इस संघ को छोड़कर जा सकता है और कानून बनाने के लिए भी केंद्र से ज़्यादा विषय राज्यों के पास है। पर भारत के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का जो संघीय व्यवस्था का मॉडल है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जहां राज्यों ने मिलकर केंद्र नहीं बनाया, बल्कि केंद्र तो पहले से था, बाद में राज्यों को इसमें एक संधि पत्र के द्वारा हस्ताक्षर करके जोड़ा गया। इसीलिए भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि सारे राज्यों ने मिलकर इंडिया बनाया होता तो शायद आज भारत में कम से कम 550 राज्य होते, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में कम से कम 552 राज्य रजवाड़े थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि भारत संघ अमेरिका की तरह राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को संघ से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। जो किसी को संघ के बाहर जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत के संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संघ में केंद्र को राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं ताकि वह अभिभावक की भूमिका निभाएं और सभी को साथ लेकर चलें। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो भारत को एकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है, इसलिए भारत ने के संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। अब एकात्मक स्वरूप क्या होता है? एकात्मक स्वरूप समझने के लिए जो भारत की एक मुख्य विशेषता भी कह सकते हैं, कोई देश संघीय व्यवस्था वाला देश है तो उसे किन किन तरीकों से पहचाना जा सकता है कि वह देश संघीय व्यवस्था वाला है या नहीं है, कि कौन सा देश संघीय व्यवस्था वाला देश है या फिर कौन सा देश संघीय व्यवस्था वाला देश नहीं है। तो किन आधार पर इसे हम पहचान सकते हैं? तो सबसे पहली जो विशेषता है कि कैसे हम जाने कि वह राज्य संघीय है या नहीं, तो शक्तियों का विभाजन। जो सबसे पहली शर्त है वो है किसी भी राज्य के संघीय होने की वो विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय संविधान की मूल विशेषता है, यानी कि इसमें दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र और राज्य सरकार, और शक्तियां दोनों में बांटी जाती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो शक्तियों के विभाजन में भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में एक सूची दी गई है और सूची को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाती है, जैसे रक्षा, विदेश, संचार आदि। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाती है, जैसे स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक कानून, पुलिस व्यवस्था आदि। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के इसी बंटवारे के कारण इसे द्वैध राज्य पद्धति भी कहा जाता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन देशों में सरकार का संघीय मॉडल आधारित है और संघीय व्यवस्था के जो आधारभूत तत्व हैं वो सभी लगभग देशों में समान होते हैं। अब कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में इसे अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को परंपरागत संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। जैसे भारत में शक्तियों के विभाजन की बात की जाए तो केंद्र के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के पास बहुत कम शक्तियां हैं। दूसरी जो विशेषता है वो आपकी आती है लिखित संविधान।
लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। अब संघीय व्यवस्था के सही संचालन के लिए सबसे जरूरी है कि संविधान लिखित हो। उस संविधान में ये बात साफ साफ लिखी हो कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया तथा किसको कितनी शक्तियां दी गईं, ताकि केंद्र और राज्य के मध्य इस बात को लेकर कभी विवाद ना हो कि कितनी शक्तियां किसके पास हैं। संविधान की सर्वोच्चता इसलिए जरूरी है क्योंकि एक निश्चित कानूनी व्यवस्था कायम रह सके, एक ठोस स्पष्ट टिकाऊ कानून व्यवस्था बनी रह सके और संसद निरंकुश ना हो। तो भारत की बात करें तो भारत के संविधान जो है लिखित भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है। और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में संविधान की सर्वोच्चता को संविधान का मूल ढांचा भी माना है। फिर है तीसरी जो व्यवस्था है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि कार्यपालिका एवं विधायिका से न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होना। कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए या कानून का शासन बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका की वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। यह शक्ति जो है न्यायालय की स्वतंत्रता को और अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि इसके तहत विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की संविधान की कसौटी पर जांच हो सकती है कि और अगर संविधान के अनुसार अगर कोई कानून नहीं है तो न्यायालय इसे खारिज कर देता है या फिर उसमें बदलाव ला देता है। और यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो है ये भी जो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वह भी संविधान का मूल ढांचा है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में संशोधन करना ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कठोर भी है और लचीला भी है। यानी अगर गठबंधन की सरकार है तो संविधान में संशोधन करना जो है उसमें कठिनाई आ सकती है, लेकिन अगर सरकार पूर्ण बहुमत में है तो उसके लिए ये बाएं हाथ का या कहें बहुत ही आसान कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके संघीय व्यवस्था को हानि पहुंचाने की प्रयास करे तो न्यायालय अपने न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करके इस संसद को रोक सकती है कि संसद कहीं अधिनायकवादी तंत्र में परिवर्तित ना हो जाए। बहुत से भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो भारत को एकात्मक व्यवस्था वाला संविधान बना देती हैं। अभी तक जो ये विशेषताएं हैं जो बताती हैं कि भारत के संविधान जो संघात्मक है, और कुछ व्यवस्थाएं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को बताते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक है, कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक है। इस एकात्मक व्यवस्था का सीधा सा मतलब होता है कि एक केंद्र होगा और सारी की सारी शक्तियां उसी में निहित होंगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि ब्रिटेन। ऐसा नहीं है कि एकात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय सरकारें नहीं हो सकती, क्षेत्रीय सरकारें हो सकती हैं लेकिन वो केंद्र के अधीन काम करती हैं। जैसे भारत में आप केंद्र शासित प्रदेशों को ले लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश का अपना प्रशासक होता है लेकिन वह केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। कुल मिला के कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, सारी शक्तियों का उपभोग केंद्र ही करता है, इसलिए इसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली और बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह देशों में सरकार का एकात्मक स्वरूप हुई है। ठीक है, अब संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर क्या है? संघीय व्यवस्था में
संघीय व्यवस्था में दोहरी व्यवस्था होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्य होते हैं, जबकि यहां पर एक राष्ट्रीय सरकार होती है और क्षेत्रीय सरकार होती है। क्षेत्रीय सरकार होती है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय सरकार जो है वो राष्ट्रीय सरकार के अधीन होती है। अब जैसे लिखित संविधान, लिखित संविधान जो संघीय व्यवस्था है उसमें लिखित संविधान होता है और एकात्मक में संविधान लिखित हो सकता है, लिखित हो सकता है और नहीं भी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एकात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो, जैसे कि फ्रांस का संविधान जो है वो लिखित है, ठीक है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। संघात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन होता है और इसमें सारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के पास होती है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है। तो यहां पर संविधान सर्वोच्च नहीं है, जबकि यहां पे संविधान जो है वो सर्वोच्च है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है और नहीं भी। दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका जैसे संसद के दो अंग हैं, भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। जैसे चीन में केवल एक ही सदन है और ब्रिटेन में दो सदन है, और दोनों एकात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन इनकी विधायिका द्विसदनी हो भी सकती है और नहीं भी। कठोर संविधान, संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान एक मुख्य विशेषता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में कठोर हो भी सकता है और नहीं भी। कठोर संविधान जैसे फ्रांस का है, जबकि ब्रिटेन का संविधान जो है वो काफी लचीला है। तो ये जो है व्यवस्थाएं संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की डिफरेंस है और साथ में इनकी विशेषताएं भी हैं। अब भारत का संविधान कैसा है? भारत की संघीय व्यवस्था में किस प्रकार एकात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं, इसलिए भारत को कभी कभी अर्धसंघात्मक संविधान भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान में कौन कौन से जो गुण हैं जो भारत को एकात्मक प्रस्तुत करते हैं? जैसे भारत के संविधान जो है वो केंद्र के पक्ष में ऐसे बहुत सारे प्रावधान करता है जो भारत को एकात्मक व्यवस्था वाला देश बनाता है। जैसे आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान जब भी देश में आपातकाल लगाया जाता है तो पूरे देश या किसी क्षेत्र पर सीधे जहां पर लगाया जाएगा उस क्षेत्र पर केंद्र का सीधा नियंत्रण हो जाता है। उस स्थिति में राज्य की सारी शक्तियां भी केंद्र के पास आ जाती हैं और केंद्र ताकतवर हो जाता है। ऐसी स्थिति में संघीय व्यवस्था खत्म हो जाती है और एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। कह सकते हैं 1975 का आपातकाल, जब केंद्र सरकार ने आपातकाल लगाया था तो राज्य का जो संघीय व्यवस्था थी भारत की वो पूर्णतया खत्म हो गई थी। दूसरी बात कह सकते हैं कि केंद्र के पास शक्तियां अधिक हैं, केंद्र के पास अधिक शक्ति है।
केंद्र के पास अधिक शक्ति है। अगर केंद्रीय सूची के को देखेंगे तो उसमें कम से कम 100 विषय हैं और राज्य सूची में केवल मात्र 61 विषय हैं, केवल 61 विषय हैं। और ऊपर से समवर्ती सूची के समवर्ती सूची में कुल मिला के 47 विषय हैं, लेकिन समवर्ती सूची पर भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची पर भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है और जो इन 3 सूचियों में विषय नहीं लिखे गए हैं उस पर भी केंद्र कानून बना सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि केंद्र बिना राज्य को पूछे भी कर सकता है, जैसे कि किसी राज्य की सीमा बदलना हो, किसी राज्य को अन्य राज्य में मिलाना हो, तो भी यह केंद्र ही कर सकता है। तो ये विशेषता हुई एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारत में एकात्मक व्यवस्था कैसे है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता और एकल संविधान। एकल नागरिकता और एकल संविधान कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए चूंकि एक ही संविधान है और राज्य को हमेशा केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरी बात है कि भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान है, इसलिए हम सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, ना कि किसी अन्य राज्य के। यह भी केंद्र सरकार के एकात्मक गुण को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कह सकते हैं। और साथ में राज्यपाल, जितने भी IAS IPS ऑफिसर होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं और केंद्र सरकार इसके द्वारा राज्य प्रशासन पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से नियंत्रण रखता है, क्योंकि राज्य सरकार उसे चाह कर भी नहीं हटा सकती, बस उन्हें स्थानांतरित कर सकती है। जबकि राज्यपाल की भी नियुक्ति केंद्र करता है और यह केंद्र के एजेंट के रूप में ही कार्य करता है। उसका काम भी जो है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा झुका हुआ है। अगला जो पॉइंट है जो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है वह है एकल निर्वाचन व्यवस्था। एकल निर्वाचन व्यवस्था और लेखा जांच मशीनरी। लेखा जांच, भारत का निर्वाचन आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव करवाता है बल्कि विधानमंडल का भी चुनाव यही करवाता है। इसके अलावा लेखा जांच की बात की जाए तो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र के अलावा राज्यों के भी लेखा जांच करता है। अगर कुछ विषयों की बात की जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जब राज्य विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि अगर राज्यसभा अपने पूर्ण बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना देता है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो भी केंद्र राज्य के सूची के विषय पर कानून बना देगा। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करवाना हो तभी भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। इस प्रकार कह सकते हैं राज्य केंद्र के सामने कुछ भी नहीं है, राज्य केंद्र के सामने कुछ भी नहीं है और ये हमारे देश का एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। और एक तरफ से कह सकते हैं यह एक सही भी है, क्योंकि अगर राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी जाती और अपना संविधान, अपना नागरिकता चुनने की आज़ादी दी जाती तो राज्य तो छोटी सी विवाद पर भी उससे अलग हो जाते और अपना देश बना लेते। इसका उदाहरण हम जम्मू कश्मीर से ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।